हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हैं सीपी में और हम यहाँ क्यों हैं? हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं G20 के बारे में, जो कि होने वाला है न्यू दिल्ली में कल और परसों, यानी कि 9th and 10th सितंबर को। और आज फिर से हम थोड़ा सा दिल्ली एक्सप्लोर करेंगे, हमारी तैयारियाँ देखेंगे जो G20 की हम लोग कर रहे हैं। और आज हमें एक बहुत स्पेशल गेस्ट ज्वाइन करेंगे और मेरे बहुत ख़ास दोस्त अर्नब, who will tell us more about the history of G20 and more questions जो हमारे हो सकते हैं related to G20। और I hope you enjoy this collaboration with him and enjoy the G20 vibe in New Delhi। तो अर्नब, मैं जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं शी वॉकिन हूँ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा देश में घूम रही हूँ, चाहे वो कश्मीर हो या बहुत सारी जगहों में मैं गई हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा हर जगह G20 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 G20। I know. I saw most of your videos and especially जो जितनी भी recent videos हैं, I saw all the posters of G20s, of the skywalks, everything. Exactly. So it's all been about G20. Exactly. तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है आपसे कि G20 क्या है? So G20 अगर देखा जाए, it's an informal body. अब G का मतलब है group of 20. And यहाँ पे common misconception ये होता है कि 20 is 20 countries, but it's actually way more than 20 countries. You have 19 countries, जिसका you can put the graphic on the video itself, and you have the European Union, which is also part of G20. Right. And then उसी के साथ साथ there are certain invitee countries जिनको बुलाया जाता है to take part in this conference. Now, if you ask कि G20 है क्या? It's actually an international economic forum जहाँ पे world leaders, they just come in and they want to have a conversation about global economic financial crisis, how to prevent those crises, and आगे जाने वाले time में हम global growth को कैसे बढ़ाएं. So basically it's a body to do economic dialogue. Okay. Yeah. ठीक है. And given that it's an international body, the fact that यहाँ पे इतने सारे international head of states आने वाले हैं, that's why it's like a big deal. और जैसे और जो देशों को बुलाया जाता है वो बस मतलब as they don't actually take part in the decision making, they are just there. No, so in G20 what happens is, because it's an informal body, यहाँ पे जो भी decisions लिए जाते हैं वो legally binding तो नहीं होते हैं, but because ये एक informal body है, G20 ने decide किया था कि 20 के 20 जो members हैं सबका voice will have equal vote. तो जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है, all 20 needs to agree to that decision. So जो फाइनल कम्युनिके जो ये लोग देते हैं, जो फाइनल डेक्लेरेशन देते हैं कि इस G20 मीटिंग का जो फाइनल एजेंडा है वो ये है, that is agreed by all 20 countries. Okay. All the countries that are participating in G20. Right. ठीक है. अब अगला सवाल मेरा ये है कि G20 की हिस्ट्री क्या है? मतलब कहाँ से आया G20 और ये G क्या है G20? So G अगर इस G20 की बात करी जाए, G20 की हिस्ट्री इज अगेन टाइड टू एवरी सिंगल इंटरनेशनल बॉडी की हिस्ट्री. मैक्सिमम जितने भी हमारी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, चाहे वो UN हो, UNSC हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, ये सारी की सारी आती हैं whenever there is a crisis. So क्राइसिस को अवर्ट करने के लिए ही बड़ी बड़ी बॉडीज बनाई जाती थी और ये G20 का भी कंसेप्शन इसी तरह क्राइसिस को अवर्ट करने के लिए था. Now G20 started as G6. पहली 6 कंट्रीज थी जिन्होंने ड्यूरिंग 1970s एक बहुत बड़ा क्राइसिस फेस किया था. इस क्राइसिस का नाम था दी ऑयल क्राइसिस ऑफ द 1970s. उस टाइम पे बेसिकली क्या हुआ था कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ब्रिटिश टेरिटरी जो पैलेस्टाइन की थी उसमें से एक चंक तोड़ के इन एलाइड पावर्स ने डिसाइड किया कि हम इजराइल एक कंट्री बनाएंगे जहाँ पे जितने भी ये जो जूस थे जिनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, वो जूस जाके दे विल हैव इजराइल एज देयर ओन कंट्री. अब ये चीज अरब नेशन को पसंद नहीं आई थी. दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग और ये प्रोटेस्ट बढ़ते बढ़ते ड्यूरिंग 1973 बिकेम अ फुल फ्लेजेड वॉर. इस वॉर का नाम दिया गया था द वॉर ऑफ योम किपुर. ये इजराइल में हुआ था जब इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल को अटैक कर दिया था. अब प्रॉब्लम ये थी कि the Soviet Union started supporting the Egypt and Syrian side. Right. Now, because there is a Cold War happening between US and Soviet Union, US started supporting Israel. Right. इस चीज के चलते Arab nations ने decide किया कि हम
ऑयल जो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को इतना ज्यादा, हम उसको एम्बार्गो कर देंगे, हम बंद कर देंगे। एंड जैसे ही उन्होंने ऑयल इनको देना बंद किया, द होल यूएस इकोनॉमी वेंट इनटू अ क्राइसिस। अब ये क्राइसिस सिर्फ यूएस को ही नहीं अफेक्ट किया था, इट स्टार्टेड अफेक्टिंग ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बिकॉज यूएस वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस बिकेम द बिगेस्ट इकोनॉमी, राइट? तो जैसे ही यूएस के ऊपर इफेक्ट पड़ा, इट स्टार्टेड अफेक्टिंग द होल इकोनॉमी, एंड दैट इज व्हेन all these big 6 nations they came together and decided कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, so we need a global order where we'll talk about कि how global crisis shouldn't happen। मतलब जब इनके ऊपर थोड़ी आंच आई, they started deciding नहीं we need a global order, we need to fix all these things, so that's when they in 1975 the French president and the German chancellor, उन लोगों ने बैठ के ये conceptualize किया और उन्होंने G6 बनाया। Okay. Then in 1976 Canada joined in, तो वो G7 बना। उसके बाद धीरे धीरे जब डायलॉग्स बढ़ते गए, जब सोवियत यूनियन टूटा, टूटने के बाद जब सोवियत यूनियन रशिया बना, ये जो वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी का जो होल सीन था, वो खत्म हो गया। तो फिर उन्होंने मिखाइल गॉर्बाचेव, जो उस टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे रशिया में, उनको बुलाया टू टेक पार्ट इन द G7 टॉक्स। एंड फाइनली जब 1997 में एक और क्राइसिस आया, which was the Asian crisis, और Asian crisis was a big crisis. Again, if these guys want to have like a detailed view, they can come to my channel. तो फिर फाइनली जब एशियन क्राइसिस होता है 1997 में, that's when these guys decided कि नहीं रशिया को भी हम टेबल पे ले आते हैं। So that's when G7 becomes G8, where Russia becomes part of it. But यहाँ पे भी एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है इन लोगों के दिमाग में, वो ये है कि हम सिर्फ 8 कंट्रीज मिलके पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को नहीं संभाल सकते। क्यों? बिकॉज वी ओनली रिप्रेजेंट अबाउट 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, राइट? एंड दैट्स व्हेन IMF कम्स इन, एंड IMF कहती है कि मैं एक न्यू लेंडिंग अग्रीमेंट बनाता हूँ, जिसमें जितनी भी कंट्रीज को क्राइसिस फेस हो रहा है, मैं उनको एक अपनी तरफ से इमरजेंसी फंड दूंगा। एंड देन बाकी कंट्रीज के लोग, एंड इसमें स्पेशली जो हमारे उस टाइम पे कनाडा के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पॉल मार्टिन, वो कहते हैं कि व्हाई डोंट वी टेक इन ऑल द इमर्जिंग कंट्रीज, जो इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको लेते हैं एंड लेट्स कीप देम ऑन द टेबल, जिससे यही लोग वो लोग होंगे जो आगे आने वाली हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने वाले हैं। Right. And that's when they start deciding कि no, we can't be G8 anymore, G7 anymore. We need the voice of the emerging developing economies. And that's when they conceptualize the idea of G20. ये G20 आया था 1999 में, जब इन्होंने पहली बार डिसाइड किया था कि इस टेबल पे अब सिर्फ डेवलप्ड इकोनॉमीज नहीं, डेवलपिंग इकोनॉमीज भी बैठेंगी। So that's how the G20 came into being. So it's not a recent body. It's been there since 1999. बट इनको एक और मार पड़ना जरूरी था फॉर देम टू रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट G20 वाज गोइंग टू बी। तो जब 2008 में जो इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, तब जाके G20 के जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं वो पहली बार मीटिंग करते हैं। इससे पहले तक सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स और उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स वो मीट कर रहे थे। बट जब फाइनली व्हेन 2008 में दोबारा मार पड़ती है विद द बिग फाइनेंशियल क्राइसिस इन यूएस, दैट्स व्हेन द वर्ल्ड लीडर्स स्टार्ट मीटिंग कि we need to be very serious about the global situation. Right. And वहां से आज का G20, जहां पे वर्ल्ड लीडर्स मीट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ग्लोबल एजेंडा सेट कर रहे हैं, वो अवतार वहां से निकल के आता है। अच्छा। So that is the history of G20. Very interesting. And G stands for global. G stands for Group of 20. Oh, Group of 20. Yeah. Group of 20. ठीक है। अब अगला सवाल मेरा है कि अब इस वाले G20 में, G20 2023 में इंडिया का क्या रोल है? अगर देखा जाए तो इंडिया नाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ G20, राइट? अब ये जो प्रेसिडेंटशिप सिस्टम है G20 का, वो एक रोटेटिंग बेसिस पे होता है, और इसको एक ट्रियोका सिस्टम कहते हैं। ट्रियोका मतलब 3 लोगों का सिस्टम, जिसमें इनके G20 का जो हेड होता है वो होता है पिछले साल का प्रेसिडेंट, इस साल का प्रेसिडेंट और अगले साल आने वाला प्रेसिडेंट। एंड बिकॉज ये एक रोटेटिंग बेसिस में सिलेक्शन होती है इसकी, तो ऑलरेडी पता होता है कि अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, उसके बाद का प्रेसिडेंट कौन होगा, राइट। एंड बिकॉज अगेन आई सेड दिस वाज एन इनफॉर्मल बॉडी, तो इनका अपना कोई सेक्रेटेरिएट तो नहीं है। तो जो प्रेसिडेंट कंट्री होते हैं वो अपनी तरफ से टेम्पररी सेक्रेटेरिएट बनाती है G20 का, जो ये सारा का सारा G20 की फंक्शनिंग को देखते हैं। अब इंडिया जब प्रेसिडेंट बना, द होल आइडिया बिकेम दैट इंडिया being a developing country, it gave the voice to the global south.
मतलब ये जो हमारी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, आज इंडिया उनका एक सिंगल वॉइस बन के खड़ा हुआ है. बिकॉज सो लेट्स रिमेम्बर द फैक्ट दैट ये जो G20 आया था, दैट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय द डेवलप्ड नेशंस, जिनको हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, और इन डेवलपिंग कंट्रीज को हम ग्लोबल साउथ कहते हैं. Right. So when G20 came in and India became the president, India became the voice of that global south. कि जितनी भी developing nations हैं, उनको हम voice देने वाले. And this was the very first time that India took suggestions from 125 nations in the last year. Okay. ये देखने के लिए कि आप क्या चाहते हो, हम इस global forum में क्या बोलें, किस चीज को address करें. And that's how you know कि India is serious about their presidentship. Right. 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 So now the final question would be what? कि अगर India is the president, what is India bringing to the table, right? And to be honest, हमने देखा है कि India was one of the biggest pioneering countries जिसने इस पूरे कोविड एरा में लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड किया, मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड करी, and see, because of COVID, around 100 million people lost their jobs. Right. And अभी इस टाइम पीरियड पे अभी भी मैक्सिमम कंट्रीज में रिसेशन चल रहा है. 75 कंट्रीज हैं जो ग्लोबल डेट में है. तो इन सारी चीजों में इंडिया का फोकस यही है दैट वी आर गोइंग टू गो अहेड एंड कैप्चर द ग्लोबल ग्रोथ. ग्लोबल ग्रोथ को एक सस्टेनेबल वे में बढ़ाने के लिए जो भी चीजें हम कर सकते हैं हम करेंगे. दैट्स व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू. ओके, अब जो मेरा आखिरी सवाल है, ये काफी मतलब मैं आपको ना एक जनरल पब्लिक के एंगल से पूछ रही हूँ कि ठीक है भाई, अब देश में G20 आ रहा है, तो इसकी आपको क्या पर्सनल मतलब व्हाट डू यू फील अबाउट इट? सी, what are your expectations, as in like what are your thoughts on G20 being held here in India, right? In India. देखो, last year and the last few years has been very big for India in terms of the global arena, because India को अभी भी एक महीने के लिए उनको सीट मिलेगी UNSC में. India was already heading the BRICS summit. अभी Shanghai Corporation का भी presidentship was with India, and given now with the G20 presidentship, you can say that India is now at the global stage जहाँ पे India can decide what is going to happen in the global arena, and India takes a very wide range view. उनके लिए छोटे मोटे wars और ये छोटे मोटे मसले मैटर नहीं करते हैं. उनके लिए मैटर करता है कि इतने सारे लोग, because of COVID there were a lot of people who were thrown into poverty. Right. तो वहाँ पे हम सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे लेके आए? India right now does 46% of the global digital payments that are being done. So India is pioneering the whole UPI and digital payment world, right. And India wants to introduce this to all over the world. Abhi you will have so many countries who will take part and adopting the UPI process in their own countries, जो India में आज हो रहा है. India में ये सारे world leaders जो आएंगे, they'll see कि India has developed so much infrastructure has come in. We have made more than 40 million houses. Right. We have developed in such big ways, be it technology, be it finance. So India is at a pioneering stage where the world will come to see that ये जो इंडिया को बोला जाता था ना, the land of snake charmers. India is not that anymore. India is now a 21st century country which is pioneering growth, pioneering development, pioneering sustainable development, and I think that will all be showcased in this G20. Okay. तो थैंक यू अर्नब, बहुत बहुत मज़े आए आपसे बात करने में. और अगर आप लोगों को मतलब G20 के बारे में और जानना है और मतलब इसकी डेप्थ में घुसना है, तो आप प्लीज़ अर्नब के चैनल पर जाओ. आपके चैनल का नाम है? My channel is called Arnab Teaches, where I teach not only history and geopolitics, but everything that is happening in the current affairs. Okay, so thanks a lot. It was a so much. Very nice session. Thanks a lot for watching.